हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 व क्लास 12 के हिंदी के लिए मोस्ट क्वेश्चन। तो 2026 में जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ये वीडियो को देख के जाएं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ अगर मैं तार सप्तक की बात करूं दूसरे की, तो दूसरा हुआ था आपका 1951 यानी कि 1951। तो आपका ख वाला क्वेश्चन सही है। तो तार सप्तक जो है आपका 4 भागों में बटा हुआ था। तो पहला आपका 1943, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था और ये आपका तीसरा था 1959। तो इसमें और चौथा आपका था 1989, ये आपका चौथा था। अगर मैं देखूं इसमें पहले और दूसरे में, तो इसमें 8 साल का डिफरेंस है, 8 ईयर्स का। और दूसरे और तीसरे में देखूं तो इसमें मेरा 8 ईयर्स का डिफरेंस है, 8 ईयर्स। और तीसरे और मैं अगर चौथे की बात करूं तो इसमें 20 साल का डिफरेंस है, 20 ईयर्स का। अगर तार सप्तक की बात कही जाए तो तार सप्तक जो है वो 7 कवियों के नाम पर रखा गया था, तो इसलिए तार सप्तक 7 की बात चलती है। और तार सप्तक के अगर संपादक की अगर मैं बात करूं तो तार सप्तक के संपादक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे थे। तो मैं शॉर्ट में केवल अज्ञे जी लिख देता हूं, अज्ञे जी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे ने जो तार सप्तक की शुरुआत की थी वो 1943 में इसकी शुरुआत की थी, यानी तार सप्तक का जो स्थापना की गई थी वो 1943 में स्टार्ट की गई थी। और तार सप्तक के संपादक की बात करें तो अज्ञे जी हैं। 4 भागों में बटा हुआ था। तो पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा आपका 1979, जिसमें 20 साल का डिफरेंस है। तो पहले और दूसरे में 8-8 ईयर्स का है, दूसरे और तीसरे में 8-8 ईयर्स का है, और तीसरे और चौथे में आपका 20 ईयर्स का डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना आपकी पल्लव, सुमित्रानंद की रचना आपकी पल्लव। अगर मैं इसकी बात करूं पल्लव की, तो ये 1942 में प्रकाशित हुई थी, 1942 में प्रकाशित हुई थी। पहली इसमें उर्वशी। तो उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, मैं नाम लिख देता हूं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी की अगर बात करें तो 1961 में ये प्रकाशित हुई थी। और उर्वशी पर 1972 में, उर्वशी पर ही रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मैं यहां लिख देता हूं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना 1961 में ये प्रकाशित हुई थी। 1972 में इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिख देता हूं मैं, पुरस्कार। दूसरा आपका साकेत। साकेत किसकी रचना? तो साकेत की अगर मैं बात करूं तो ये साकेत रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। 1931 में ये प्रकाशित हुई थी, जिसको 12 भागों में विभाजित किया गया था, इसका विभाजन। नेक्स्ट आपकी कमायनी। तो कमायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना। कमायनी की अगर बात करें तो कमायनी एक महाकाव्य रचना है। तो ये एक महाकाव्य है, और किसकी? आपकी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की, जिसको छायावादी युग के अंतर्गत रखा जाता है। कमायनी की अगर बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित हुई थी, 1935 में ये प्रकाशित हुई। तो हमने 4 रचनाओं के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। अगर मैं छायावाद की बात करूं पहले, तो छायावाद युग की अगर मैं बात करूं तो ये 1918, जिसको 20 भी कहते हैं, 1936 या फिर आप 38 बोल सकते हो,
ये तो छायावादी युग की अगर बात करें तो 1918 से 1936 तक या 1920 से 1938 तक आपका ये युग रहा। क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी आपकी प्रकृति का मानवीकरण करना। दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, युद्धों का वर्णन। तो युद्धों के वर्णन में आपका वीर गाथा काल में आया है। ये वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। तो भक्ति काल की अगर बात करें हम, भक्ति काल में सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण की बात की गई है। सगुण कवियों और निर्गुण कवियों की बात की गई है भक्ति काल की अगर बात करें। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, भक्ति काल को किसके अंतर्गत रखा गया, पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को रखा गया पूर्व मध्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैत्री शरणगुप्त किस युग से संबंधित हैं। तो मैत्री शरणगुप्त जो थे आपके वो द्विवेदी युग से संबंधित थे। अगर द्विवेदी युग किस युग नाम पे पढ़ा गया तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी को रखा गया। द्विवेदी युग को ही आधुनिक काल कहा गया। तो मैं इसको आधुनिक काल लिख देता हूं, आधुनिक काल। और मैं अगर इसकी अगर डेट की बात करूं तो ये 1920 तक रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो ये राष्ट्र कवि हैं। दूसरा शुक्ल युग, शुक्ल युग को अगर मैं बात करूं शुक्ल युग तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया। तो मैं रामचंद्र लिख देता हूं, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग पड़ा। 18 से 1936 शुक्ल युग को ही हम छायावादी युग के तहत रख सकते हैं, क्योंकि छायावादी युग भी 1918 से 1936 तक आता है। शुक्ल युग को ही हम आधुनिक काल बोल सकते हैं, आधुनिक काल, शुक्ल युग को आधुनिक काल बोल सकते हैं। आगे लिखा छायावादी युग, छायावादी युग तो ये आपका 1918 1936 तक रहा। लिखा भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैं इसकी डेट की बात करूं तो 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की रचना है आंगन के पार द्वार। तो मैं अगर अज्ञे जी की आंगन के पार द्वार की बात करूं तो इसको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पर मिला था अज्ञे जी को। नेक्स्ट है आपका अपरा, अपरा किसकी रचना है। तो अपरा की अगर मैं बात करूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये प्रकाशित हुई थी 1946 में। नेक्स्ट रचना आपकी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र रचना आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर। अगर प्रकाशन की बात करूं तो ये भी आपकी हुई थी 1946 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आपका झनकार, तो झनकार जो रचना आपकी वो है मैथिली शरणगुप्त, तो ये आपकी मैथिली शरणगुप्त की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है, तो इलाचंद जोशी की जो कहानियों का विषय था वो था आपका सामाजिक। तो इसमें आपका कै वाला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1018 से 1936 तक का समय कौन सा माना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेला आंचल किसकी रचना, तो मेला आंचल की अगर मैं बात करूं तो मेला आंचल है आपकी रचना फरीश्वर नाथ रेणु की, फरीश्वर नाथ रेणु की। तो क्या क्वेश्चन आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास यानी कि सेवा सदन ये भी उपन्यास है, विराट की पद्मनी ये भी उपन्यास है, कफन मुंशी प्रेमचंद का ये भी है, और चित्रलेखा आपका ये भी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सभी सही है, तो यहां पर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं। सेवा सदन की बात करूं तो ये मेरा मुंशी प्रेमचंद का है, ये मेरा प्रेमचंद का है, प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद का है। तो ये आपकी वृंदालाल वर्मा की, मैं लिख देता हूं यहाँ वृंदालाल, वृंदालाल वर्मा, तो ये वृंदालाल वर्मा का है। कफन आपका मुंशी प्रेमचंद का है, तो मैं केवल प्रेमचंद लिख देता हूं, कफन मुंशी प्रेमचंद का है, ये भी उपन्यास है। तो चित्रलेखा आपका भगवती शरण उपाध्याय, तो मैं लिख देता हूं यहाँ भगवती, भगवती शरण उपाध्याय, भगवती शरण उपाध्याय। 11वां क्वेश्चन है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। रति की अगर बात करें तो रति है आपका श्रृंगार रस का, तो ये श्रृंगार रस का है। हास्य की अगर बात करें तो हास्य रस का है, ये हास्य रस का हास्य रस होता है। निर्वेद की अगर तो हम करें तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, इस किस छंद का लक्षण है। तो अगर मैं सोठा की बात करूं तो सोठा जो है एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, मतलब ये दोहा का उल्टा होता है। पूछा इसमें 24 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपका रोला आपका क्वेश्चन सही है। दोहे की अगर बात करें इसके पहले और तीसरे चरण में तो 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में इसकी 11-11 मात्राएं होती है, ये भी एक अर्धसममात्रिक छंद है। चौपाई की अगर बात करें तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आंसर आपका रोला छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं, तो इसमें उपसर्ग पूछ लिया था, वो आपको पहला शब्द को देखना है, तो लिखा है प्रहार, तो पहला प्रह दिया हुआ आपका, पहला शब्द ये है आपका प्रह। लास्ट में जोड़े जाने वाला उपसर्ग नहीं प्रत्यय कहलाता है, उपसर्ग आपका पहले जोड़े जाने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट आपका पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो अगर मैं पंचतंत्र की बात करूं तो कर्मधारय समास अर्थात ये एडजेक्टिव अर्थात आपका विशेषण और विशेष्य की बात करता है दोनों पदों में। द्विगुण की बात कर रहा है अर्थात इसमें द्विगुण की बात कर रहा है, तो इसमें द्विगुण होगा आपका। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, द्वंद्व समास में विलोम शब्द आते हैं आपके, द्वंद्वात्मक समास। तो इसका मतलब आपका द्विगु समास इसमें गुण की बात कर रहा है। तंत्र पंचतंत्र अर्थात इसमें पंचतंत्र दिया हुआ था, इसमें संख्या भी एक बार दी है, पंच अर्थात संख्या से पता लगा लेते हैं, ये आपका द्विगु समास है, द्विगु समास की पहचान होती है यानी कि किसी संख्या से। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अगर अर्थ के आधार पर मैं बात करूं तो अर्थ के आधार पर है वाक्य के भेद आपके 8, और अगर मैं बनावट के आधार पर बात करूं, बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर है आपके 5। बनावट में लिख देता हूं बनावट, बनावट के आधार पर है आपके वाक्य के भेद 5। और अगर मैं रचना के आधार पर करूं, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर हमारे वाक्य के प्रकार हैं आपके 3। तो अगर मैं बनावट के आधार पर करूं 5 के, तो एक आपका असर्टिव सेंटेंस,
हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव, हिंदी में बोलेंगे आपका प्रश्नवाचक। तीसरा आपका इम्परेटिव अर्थात आपका आज्ञावाचक। चौथा आपका ऑप्टेटिव अर्थात इच्छा सूचक। और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी अर्थात विस्मयादिबोधक। तो ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है और आपका सिंपल सेंटेंस है। अर्थात एक संयुक्त वाक्य है, एक मिश्रित वाक्य है और एक आपका सरल वाक्य है। तो अगर मैं रचना के आधार पर करूं तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थात सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर अगर बात किसकी पूछी है यहाँ पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य कितने होते हैं आपके 8 होते हैं। इसमें 8 आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म वाच्य अर्थात ऑब्जेक्ट की बात चल रही है यहाँ पर, कर्म वाच्य। तो इसमें क्या पूछा आपका, पैसिव वॉइस से बोलेंगे, PASSIVE पैसिव वॉइस, VOIC पैसिव वॉइस। तो इसमें बोला कर्म वाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्म वाच्य में प्रधानता किसकी होती है, आपकी कर्म की। तो आपका आंसर है आपका कै वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ताभ्य शब्द में, तो ताभ्य शब्द की अगर मैं बात करूं तो ताभ्य शब्द में आपकी पंचमी विभक्ति भी है और आपकी चौथी विभक्ति भी है। तो पंचमी और चौथी विभक्ति देखनी है आपको और बहुवचन में देखना है। तो पंचमी विभक्ति, चौथी विभक्ति भी है इसमें और पंचमी भी है, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति भी है और आपकी चौथी भी है, लेकिन ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर आपका घ वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम कौन सा शब्द है, सर्वनाम कौन सा है, अर्थात इसमें सर्वनाम बताना, अर्थात आपको इसमें प्रोनाउन बताना है कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। तो प्रोनाउन इज दैट वर्ड इज यूज्ड टू बिफोर नाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द देखना आपको। मेंस मनुष्य, यहाँ आपकी नाउन की बात चल रही है, ये तो नहीं होगा। अध्यापक, ये टीचर आपका, ये भी आपका नाउन है। जबानी, ये आपका अब्स्ट्रक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ये भी आपकी नाउन है। मैं की अगर बात करूं ये आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है फर्स्ट पर्सन में। तो अगर मैं बात करूं इसको फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आता है, यानी कि तो ये आपका यही आंसर है आपका मैं। तो मैं और यानी कि हम, आई और बी, यानी कि आई और बी और बी की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात प्रथम पुरुष के। तो आपका आंसर हो गया आपका ख वाला। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।